जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे जनरल साइंस की, जीएस की बात कर रहे थे। जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां पर होने वाले हैं, जो आपके एमपी जेल है ना, जेल प्रहरी जो कि आगामी एग्ज़ाम है, उसके बाद आपके वन रक्षक और आपकी जो कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल जो वैकेंसी एमपीपी पुलिस वाली, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और सभी फैक्ट इसके जो यहाँ पर अपन विथ सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मक्खियों के कितने प्रकार होते हैं। जो मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती है मक्खियाँ कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है ए 3, 4, 8 या 11। कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कौन कौन, तो एक तो पाया जाता है नर, एक पाई जाती है रानी मक्खी और एक पाई जाती है श्रमिक मक्खी। ठीक है, ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ छत्ते के अंदर पाया जाती। नर की मात्रा कुछ संख्या में होती है छत्ते में, रानी मक्खी अकेली होती है और श्रमिक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, रानी मक्खी जो है वो बच्चे पैदा करती है, मतलब वो क्या करती है, अंडे देती है। रानी मक्खी जो है वो अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खी जितनी भी, उनका काम क्या है, उनका काम जो है वहाँ की व्यवस्था संभालना, जैसे शहद लेके आना मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी के लिए जेली वाला भोजन बनाना। और जो नर है वो रानी मधुमक्खी के बच्चे रानी जो नर है उनकी मात्रा जो है कुछ संख्या में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शहद जो है सुरक्षित रह सकता है कितने दिनों तक, मतलब रह सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि कुछ दिनों तक, ऑप्शन बी दे रखा है कुछ घंटों तक, हजारों वर्षों तक या कुछ सप्ताह तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हजारों वर्षों तक। हजारों वर्षों मतलब ऑप्शन नंबर सी। जो शुद्ध शहद है, जो शुद्ध शहद जो है वो हजारों वर्षों तक जो है सुरक्षित रह सकता है। और शहद किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मधुमक्खी से। किससे, मधुमक्खी से। उसके बाद अपन बात करें कि जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन जो है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एपी कल्चर। क्या कहलाता है, एपी कल्चर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि रेशम कीट का जो पालन है इसका प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। रेशम कीट का जो पालन है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, इराक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, चाइना में। इसका कहाँ हुआ था, चाइना मतलब चीन में हुआ था। अब बात करें रेशम के कीट की, तो रेशम का कीट जो है वो क्या है, एक प्रकार का कीड़ा है ना, या कीट है जिसको अपन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत इसका जो अध्ययन करते हैं। और जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत की पत्तियाँ खाता है। किसकी खाता है, शहतूत की पत्तियाँ। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया कई बार एग्ज़ाम के, भैया जो रेशम का कीड़ा है वो क्या खाता है, तो वो शहतूत की पत्तियाँ खाता है। और रेशम का कीड़ा किस अवस्था में रेशम देता है, तो वो जब कोकून अवस्था में होता है। जब कोकून अवस्था में होता है तब वह जो है लार स्त्रावित करता है और इसी से रेशम बनता है। चलिए, और रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, रेशम का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कि प्रत्येक वृक्क लगभग इतनी कोशिकाओं से बना होता है। भैया देख लेना है ना, 1 मिनट में थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। कि प्रत्येक वृक्क इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 30 लाख है ना, 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं। वृक्क की बात हो रही है, वृक्क है ना, वृक्क जिसको बोलते हैं अपन क्या, किडनी। वृक्क को किडनी भी बोलते हैं। और ये इतनी नलिकाओं से बना होता है, 1 करोड़ 30 लाख नलिकाओं से बना होता है। और इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें मेडुला, बोमेन संपर्ट या नेफ्रॉन। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन मतलब ऑप्शन नंबर सी। और इसे ही वृक्क की क्या कहते हैं, कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। अगर बात करें वृक्क, तो वृक्क का जो आकार होता है वो लगभग सेब के बीज के जैसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मूत्र जो है, मूत्र कैसा होता है। क्वेश्चन में बोला है कि मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है। मूत्र कैसा होता है, तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ बन गया अपना कि मूत्र भैया कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अगर प्रकृति पूछे तो प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय। इसके जो ऑप्शन है वो नीचे दब गए हैं।
कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान जो है, पीएच मान की अगर बात करें तो ये एक ऐसा पैमाना है जिस पर कोई भी द्रव्य या तो अम्ल होगा या क्षार होगा, ये पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि अम्ल है या क्षार है, ये पता चलेगा। तो मूत्र का जो पीएच मान है वो इसका सेकंड ऑप्शन जो कि नीचे है 6 है ना। मूत्र का पीएच मान कितना 6। अगर बात करें इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को लाते हैं कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल इसकी जो परास होती है, परास मतलब कि इसकी रेंज, परास का मतलब क्या होता है रेंज, तो ये 0 से लगाकर 7 तक और 7 से लगाकर 14 तक। तो 0 से 7 तक जो आता है ना, ये चीज़ तो आती है अम्लीय के अंतर्गत, और इधर जो आता है वो क्षारीय आता है। और जो बराबर 7 होता है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। तो अगर 0 से 7 के बीच में तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में तो क्षारीय होगा, और बराबर 7 है तो क्या होगा, उदासीन। और जो 7 मान है पीएच मान वो किसका होता है, तो सर वो पानी का होता है। जो शुद्ध पानी है उसका पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क की बात हो रही है मतलब खोपड़ी की। तो अगर मस्तिष्क की बात करें तो लगभग 1.5 किलो इसको बोल सकते हैं, या 1400 ग्राम। कितना होता है, 1400 ग्राम। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन कि मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है, 3, 1, 2 या 4। कंकाल की बात हो रही है, कंकाल। ठीक है, कंकाल मतलब जो अपना शरीर जिससे बना है या अपना शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है वो कंकाल होता है। तो कंकाल जो है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो कंकाल 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भाग, 2 भाग। एक तो होता है अक्षीय कंकाल, क्या होता है अक्षीय कंकाल, और एक होता है उपांगी कंकाल। एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगी कंकाल। अक्षीय जो सिर, गर्दन और इनको साधे रखता है, और उपांगी कंकाल जो कि हाथ और पैर की हड्डियों को बांधे रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि मनुष्य के सिर के अंतकंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। अंतकंकाल के भाग को क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती है या कितनी अस्थियां होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रहा है खोपड़ी की, खोपड़ी मतलब मानव मस्तिष्क की बात हो रहा है कि कितनी हड्डियां होती है। तो कितनी होती है, 29, 27, 30 या 11। तो मानव की पूरी खोपड़ी की अगर बात करें तो 29 हड्डियाँ होती है। ठीक है, अगर बात करें चेहरे की, या चेहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेशियल, क्या होता है फेशियल। तो फेशियल में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, 14। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि मनुष्य का कशेरुक दंड, मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, 32, 31, 34 या 33। तो कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है 33 कशेरुकाओं से मिलकर क्या बना होता है, कशेरुक दंड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कंकाल तंत्र के क्या कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जो कंकाल तंत्र है वो क्या करता है, तो पहला है कि शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना, या उपरोक्त तो सभी। तो जो कंकाल तंत्र है उसके क्या काम है, बोले सर सभी काम है, उसके सभी काम है। वो अंगों की सुरक्षा भी प्रदान करता है, निश्चित आकार भी प्रदान करता है, और मजबूती भी प्रदान करता है। तो इसका क्या रहेगा, डी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या मतलब हड्डियाँ कितनी होती है ये पूछा है भैया, नॉर्मल क्वेश्चन है। हड्डियों की संख्या पूछा है तो सभी को पता होगा कि भैया 206 हड्डियाँ जो है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये भी आसान क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियाँ होती है। बाल्यावस्था मतलब बचपन की बात हो रही है, तो उस समय 2-1 हड्डियाँ और बढ़ जाती है भैया, तो 208 हो जाती है 206 से। चलिए सिंपल था ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियाँ कितनी होती है, 38, 33, 30 या 29। तो प्रारंभ में जो रीढ़ की हड्डियाँ है वो कितनी होती है, 33। जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो कितनी होती है, 33 होती है। शुरुआत में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33। चलिए अगर पूछे कि विकसित होने के बाद, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन यही आ गया है कि विकसित होने के बाद रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या, जब ये विकसित हो जाती है मतलब डेवलप हो जाती है, जब ये विकसित हो जाती है तब इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, कन्वर्ट हो जाती है।
और तब इनकी संख्या कितनी रह जाती है, तो 26 रह जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इनसे जो है क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में बनते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अब रोग पूछा है कमी से होने वाला, तो देखो एनीमिया, पेलेग्रा, रतौंधी या बेरीबेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। और रतौंधी जो है वो किससे संबंधित बीमारी है अगर पूछे तो रतौंधी आँख से संबंधित बीमारी। किससे, आँख से संबंधित बीमारी है। दूसरी चीज़ अगर बात करें कि भैया विटामिन ए इसका रासायनिक नाम पूछ ले कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो ये क्या है, रेटिनाल। रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए जो है वो हरी सब्जियाँ जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए का संबंध भी किससे, आँख से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। अब देखो बी पूछ लिया है, बी की कमी से, तो बी की कमी से स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी। अभी रतौंधी अपन ने पढ़ा कि सर ये तो ए से होता है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। और इसकी अगर बात करें अपन तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम वो क्या है, थाइमिन। क्या है, थाइमिन। अब विटामिन बी के कई सारे भाग होते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, है ना, B5, B6, B11, B12। तो सभी अलग अलग विटामिन है। जैसे अगर क्वेश्चन आते जाएंगे तो मैं सारे कॉन्सेप्ट इनके आपके क्लियर करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो साइंस जिस एग्ज़ाम में आता है लगभग सभी एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपके विटामिन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। विटामिन सी की कमी से, अब विटामिन सी को समझते हैं भैया। सबसे पहले जो विटामिन सी है इसको समझते हैं। विटामिन सी की कमी से तो देखो स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी या एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी किससे रिलेटेड बीमारी है, तो बोले सर ये मसूड़ों से रिलेटेड बीमारी। किससे, मसूड़ों से, है ना। इसमें मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना, दांतों पे गरम ठंडा लगता है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो अम्ल के रूप में पाया जाता है, तो विटामिन सी जो कि अम्ल के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, है ना, कि भैया किस विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग पूछ लिया भैया। विटामिन डी पूछा है। सारे विटामिन खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, रक्त का थक्का, रिकेट्स, स्कर्वी या उपरोक्त सभी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। अब समझते हैं कि रिकेट्स क्या होता है। रिकेट्स जो है हड्डियों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अगर पूछे कि विटामिन डी का संबंध किस रोग से है, तो हड्डियों से, है ना। विटामिन डी का संबंध हड्डियों से। इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियां बिल्कुल पतली हो जाती है, पेट बाहर आ जाता है रिकेट्स रोग में। एक और रोग होता है बच्चों में ही, वो भी विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो ये दो रोग हैं जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। चलिए अगला रोग पढ़ते हैं। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या है भैया, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम वो है क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19 नंबर वाला क्वेश्चन, कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ई, भैया ई पूछा है, ठीक है, ई पूछा है। तो ई की कमी से क्या होगा, जनन क्षमता कम, रक्त का थक्का, मलेरिया या रिकेट्स। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। और अगर बात करें विटामिन ई के रासायनिक नाम की, अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल। क्या है, टोकोफेराल। और विटामिन ई सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में। किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज। जो अंकुरित अनाज होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें जनन क्षमता कम हो जाती है, जिसमें पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है और महिला जो है वो बांझ हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
20 नंबर का सारे विटामिन खत्म आपके यहाँ पर। देखो विटामिन के तक आ गए कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। कौन सा रोग है विटामिन के की कमी से होता है? पांडु रोग, रक्त का थक्का, बेरी या उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो विटामिन जो के है इसका सबसे पहले रासायनिक नाम समझते हैं। तो रासायनिक नाम है इसका फिनोक्विनोन। क्या है? फिनोक्विनोन। इसके बाद बात करते हैं तो इसकी कमी से जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता। क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 वाला। 21 वाला क्वेश्चन है कि भैया बीज का जो सुधार है ना, बीज का सुधार जो करते हैं वो प्रमुख उद्देश्य क्या है? बीज का सुधार कौन करता है? तो भैया कौन करेगा? किसान ही करेगा। जो खेती करता है वो बीज का सुधार करेगा। अब उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संवेदनशील, अनुकूलन, अधिक उपज या कीट प्रतिरोधकता। तो भैया हर किसान क्या चाहेगा कि उसे अधिक उपज प्राप्त हो, मतलब उत्पादन क्या हो? अधिक हो। उत्पादन अधिक हो यही चाहेगा वो, या अधिक उपज हो यही चाहेगा वो? तो अब अधिक उपज जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं कि हाँ सर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर किए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? हाइड्रोजन मतलब H2 है ना, हाइड्रोजन को दर्शाते हैं H2 से। तो ये किससे मिलता है? जल, अग्नि, वायु या ऑक्सीजन, है ना। तो पौधे को हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? तो पौधा क्या करता है? पानी से हाइड्रोजन ले लेता है, मतलब जल से पानी की प्रक्रिया जो करता है प्रकाश संश्लेषण में, तो जल से जो है क्या ले लेता है? हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन आसान था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? मतलब ब्लड सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो ये लगता है 23 सेकंड का। कितना लगता है? 23 सेकंड के आसपास जो है वो समय लगता है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन कि शोधकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि मानव शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? क्वेश्चन क्या है? ये है कि शोधकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि मानव शरीर में बाल पूछे हैं, बाल है ना, तो बाल कितने होते हैं? 40 लाख, 50 लाख, 45 लाख। तो लगभग 50 लाख। कितने? लगभग 50 लाख जो है वो बाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सामान्य सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक बार सांस लेने की जो क्रिया है उसमें कितने सेकंड का समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्या लेना है? सांस लेना है ना। अब एक बार सांस लेने का मतलब कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, सांस ले भी ली है ना, और छोड़ भी दी है। तो लेना और छोड़ना ये क्या कहलाता है? एक बार की पूरी प्रक्रिया कहलाता है। तो लगभग 2 सेकंड लेने में और 2 सेकंड छोड़ने में 4 सेकंड का जो है समय एक बार में लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ अपने ऑप्शन के हिसाब से कितना होगा? 5 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि हृदय गति कम हो जाने पर सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हृदय की गति कम हो गई है तो किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो एक यंत्र है जिसका नाम है पेसमेकर। क्या नाम है? पेसमेकर। इसके ऑप्शन नीचे दब गए हैं, मैं नीचे करवा दूंगा। तो एक यंत्र है पेसमेकर जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? हृदय की गति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए पेसमेकर ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो कितनी अवस्थाओं में होती है? मनुष्य के भोजन की पाचन की जो संपूर्ण अवस्था है वो कितनी मनुष्य के भोजन की पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया वो कितनी अवस्थाओं से पूर्ण होती है? अवस्था मतलब जैसे भोजन एक व्यक्ति भोजन लेगा तो उसकी जो अवस्था है कितनी अवस्था होगी ये आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले भोजन को आदमी क्या करेगा? मुख में लेगा। ठीक है, मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। फिर उसको मुख में लेने के बाद अच्छे से चबाएगा। दूसरी प्रक्रिया है कि उसको निगलेगा, है ना, निगलना इसको बोलते हैं प्रणोदक या प्रणोदन करना। उसके बाद होगा इसका पाचन के बाद क्या होगा? इसका अवशोषण, और अवशोषण के बाद क्या होगा? जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 अवस्था इसकी होगी। सबसे पहले मुख में लेंगे, अंतर्ग्रहण कहलाएगा। यहाँ पर इसको अच्छे से चबाने के बाद ग्रसनी के द्वारा निगला जाएगा। फिर इसका जाके छोटी आंत में पाचन प्रारंभ होगा, है ना। मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है, पाचन होगा। पाचन के बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण, और अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का
बाहर निकलना। तो ये 5 प्रक्रियाओं से होकर जो है पाचन अवस्था जो है गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर का कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। अमाशय की अगर बात करें, अमाशय तो अमाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना है। कैसी है? थैलीनुमा। तो अमाशय की संरचना एक थैलीनुमा संरचना है और इसके अंदर जो है भोजन अपना क्या होता है, संचारित होता है या भंडारित होता है। इसे मानव शरीर का वेयर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भोजन लगभग कितने समय तक रहेगा? 4 घंटे तक भोजन लगभग 4 आवर इसके अंतर्गत रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 वाला कि अमाशय से जो निकलने वाले जठर रस है ना, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं। एंजाइम पूछा है, अमाशय से कौन सा रस निकलता है? बोले सर जठर रस, है ना। इससे जो निकलने वाले हार्मोन है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीआर, है ना। पीआर मतलब पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। तो ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहे हैं वो इसका करेक्ट लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 30 कि भैया जो आंतरिक रस है ना, निम्न में से बोला एक आंतरिक रस होता है। आंतरिक रस, अब यहाँ पर इसकी क्या पूछिए? प्रकृति पूछिए। प्रकृति पूछिए कि द्रव्य होता है, तरली होता है, अम्लीय होता है और एक और डी ऑप्शन था कि क्षारीय होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे ये, एक ऑप्शन इसका नीचे दब गया है। तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? क्षारीय। आंतरिक रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितना आंतरिक रस जो है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितना आंतरिक रस, आंतरिक रस मतलब जो आंत से निकलता है वो रस कितना होता है? तो 4 लीटर, है ना, 4.4, 3.12 या 5.2। तो लगभग, है ना, बात करें कि हर स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लीटर डेली, 2 लीटर डेली जो है रोजाना एक आंतरिक रस जो है वो निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 32 कि लेंगरहेंस की द्वीपिका, लेंगरहेंस की द्वीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? लेंगरहेंस की द्वीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो उनका नाम भी लेंगरहेंस ही था और उन्होंने अपने नाम पर ही रखा था। और लेंगरहेंस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और जो इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन है ना, एक हार्मोन है, इंसुलिन की कमी से कुछ रोग होते हैं, उनकी खोज भी लेंगरहेंस के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनकी कोशिकाओं से की थी, है ना। लेंगरहेंस की जो कोशिका है उसी से इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन के अल्प स्त्रावण, अल्प स्त्रावण का मतलब कि कम मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो कौन सा रोग होता है? हेजा, बेरीबेरी, टाइफाइड या मधुमेह। तो जस्ट अभी अपन ने चर्चा की, तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह ये क्या होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, है ना। अगर अल्प स्त्रावण हो रहा है, अगर इंसुलिन का अति स्त्रावण हो जाए, अति स्त्रावण मतलब बहुत ज़्यादा इस हो जाए, अति स्त्रावण, तो इससे भी एक रोग होगा जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मधुमेह या डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन का स्त्रावण लेंगरहेंस की जो द्वीपिका अभी जस्ट अपन ने पढ़ा उनकी अल्फा, है ना, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका होती है, तो बीटा कोशिकाओं से इसका जो है स्त्रावण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का कि रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण है ना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज है वो किसने की? तो वो किसने की? वाल्टेयर, लेंगरहेंस या विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे जो ऑप्शन नंबर सी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है? हृदय की बात हो रहा है, चेंबर, है ना, कितने चेंबर होते हैं? हृदय या हार्ट या दिल, है ना। तो लगभग अगर बात करें अपन मनुष्य के हृदय की, तो ये कितने चेंबर का बना होता है? तो हृदय जो है वो 4 चेंबर का बना होता है, 4 कोष्ठ का। मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठ का बना होता है ना। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ऐसे बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर जो होते हैं वो आलिंद होते हैं, क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। और नीचे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? निलय। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है, तो 4 कोष्ठ में मानव शरीर का जो मानव हार्ट जो दिल है वो बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, तो वीडियो तक एंड तक बना रहना है ना। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर शरीर से हृदय की ओर ले जाएगी, शरीर से हृदय की ओर ले जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? शिरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शिरा, शिरा। ठीक है, ये कहाँ ले जाती है? हृदय से शरीर की ओर। और इसमें लगभग अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा?
अशुद्ध, अशुद्ध मतलब जिसमें O2 नहीं हो, क्या हो, O2 नहीं हो या कम मात्रा में हो, है ना, O2 नहीं हो या कम मात्रा में हो, है ना। एक धमनी इसका अपवाद है, कौन सी, सॉरी, एक सिरा इसका अपवाद है जिसका नाम है पाल्मिनरी सिरा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हृदय से शरीर की ओर, अगर अभी शरीर से हृदय की ओर ले गए थे, अब हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं धमनी, क्या कहते हैं, धमनी। और धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, कैसा, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त मतलब O2 वाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है ना। और इसका भी एक जो अपवाद है, इसका भी जो एक अपवाद है उसका नाम क्या है, अपवाद का नाम है पाल्मिनरी धमनी, पाल्मिनरी धमनी, इसमें कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, पाल्मिनरी धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन कि एक भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। भ्रूण मतलब जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब कितनी बार जो है धड़कता है, कितनी बार जो है वो धड़कता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 150, 150 बार, 150 बार जो है गर्भावस्था में, जो है गर्भावस्था में 150 बार भ्रूण का दिल धड़कता है। चलिए 39 वाला क्वेश्चन कि एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है, रक्त मतलब कितना ब्लड जो है पंप होता है। एक बार अगर धड़कन हो रही है, एक बार सांस वाली प्रक्रिया हो रही है, तो लगभग 74, 72, 70 या 76, तो लगभग 70 ml जो है ब्लड की पंपिंग यहाँ पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा हुआ कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120/80, है ना, 120/80, और ये होता है mmHg, ठीक है। तो 120/80 ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की कि मनुष्य एक अन्य, है ना, मनुष्य एक अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा क्या होता है, वृक्क होता है, वृक्क होता है जिसका वजन लगभग होता है, वृक्क मतलब किडनी की बात कर रहे हैं, है ना, किडनी की बात कर रहे हैं, वृक्क या किडनी का वजन तो लगभग ये होता है कितना, 140 ग्राम, 140 ग्राम। और किडनी की अगर बात करें, अपन किडनी की बात करें अगर, तो ये लगभग ऐसा इसका आकार होता है, ठीक है, किडनी का जो आकार है वो, और इसका वजन कितना होता है 140, और इसकी कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी का अगर मेन काम पूछा जाए तो क्या है कि ब्लड का शुद्धिकरण करती है, किडनी क्या करती है, ब्लड का शुद्धिकरण करती है ना। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। अगला है भैया कि श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण का शॉर्ट फॉर्म है WBC, है ना, क्या नाम है, WBC, है ना, वाइट ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म क्या है, कहीं एग्जाम में अभी ट्रेंड चल रहा है तो ये भी पूछा जाता है, वाइट ब्लड सेल। और इसका जीवन काल होता है, तो इसका जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन के आसपास होता है, 2 से 4 दिन ये शरीर के अंतर्गत बनती है। और WBC का मुख्य काम क्या है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली बनाना, प्रतिरक्षा प्रणाली जो शरीर को रोगों से बचने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, वो WBC बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। चलिए 43 क्वेश्चन कि RBC एवं WBC का अनुपात कितना होता है, RBC एवं WBC का अनुपात कितना होता है। रेशियो पूछा है, एक तरफ तो RBC है और एक तरफ क्या है, WBC है, तो इनका जो रेशियो होता है वो 600:1 होता है, ठीक है, 600 मतलब 600 RBC है, उसकी तुलना में 1 WBC होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त बिंबाणु का जो जीवन काल है वो कितना होता है। रक्त बिंबाणु, अपना जो रक्त है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है WBC, एक होता है RBC, और एक क्या होता है, रक्त बिंबाणु, एक होता है रक्त बिंबाणु। तो तीनों चीज़ें जो है रक्त के अंतर्गत पाई जाती है, प्लाज्मा, है ना, एक तो भाग पाया जाता है प्लाज्मा, और एक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल पूछा है, तो ये भी लगभग 3 से 5 दिन या 2 से 4 दिन या 2 से 5 दिन, कई जगह ऐसा भी आपको दिखेगा, तो 3 से 5 दिन या 2 से 5 दिन के आसपास होता है ना। यहीं से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन है 45 वाला कि निम्न में से मनुष्य के रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में एक तो विटामिन K करता है, दूसरी चीज़ पूछा है कि रक्त बिंबाणु श्वेत रक्त कण मतलब WBC करता है,
है ना, आरबीसी करता है या रक्त बिंबाणु, तो इन दोनों का काम क्या है कि ये नहीं करते हैं। डब्ल्यूबीसी तो भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाएगा, और आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल जो रक्त का रंग जो रंग होता है लाल, वो इसी में ही रंजक पाया जाता है। वो जो रक्त बिंबाणु है ये थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46 वाला क्वेश्चन, सामान्य रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है। तो रक्त का थक्का मतलब अगर ब्लडिंग हो रही है ना, ब्लडिंग हो रही है और वो बंद हो रही है तो उसी को रक्त का थक्का बोलते हैं, ब्लड गाढ़ा होकर जमना। तो ये जो एक सामान्य व्यक्ति है इसमें 2 से 5 मिनट में हो जाती है। कितने से? 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। और जिस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता वो कौन से रोग से पीड़ित है? तो उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता। तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो ये अनुवांशिक या जेनेटिक्स रोग है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से रक्त समूह, है ना, निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह मतलब वही ब्लड ग्रुप की बात हो रही है ना, ब्लड ग्रुप की बात हो रही है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल एलेन स्टीनर, है ना, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ठीक है, ए बी और ओ। अब इनके ऊपर प्लस माइनस, है ना, आवेश होता है। प्लस है तो पॉजिटिव, माइनस है तो नेगेटिव, प्लस है तो पॉजिटिव, माइनस है तो नेगेटिव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 की रक्त समूह की खोज कब की लैंड स्टीनर ने? सिंपल क्वेश्चन है तो ये 1900 में की, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 वाला कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीजन। एंटीजन एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। तो मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? तो 2, 3 या 1? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एंटीजन जो है वो पाए जाते हैं। 2 प्रकार के एंटीजन जो है वो पाए जाते हैं, एक तो ए और एक बी, है ना। तो ए और बी में एंटीजन जो है पाए जाते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कि रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? रक्त समूह ओ, है ना, ओ रक्त समूह क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। अब तो रक्त समूह ओ जो है इसे क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता, है ना, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता का मतलब कि इसको सभी को दे सकते हैं। क्या करते हैं? सभी को ब्लड ग्रुप जो है ओ है वो अपन डोनर कर सकते हैं। चलिए तो ये यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। और लगभग जो जीएस है ना, जीएस के कम से कम 1000 क्वेश्चन, ऐसे ही 1000 क्वेश्चन, मतलब डेली आपको 50 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे। 50 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा विथ कॉन्सेप्ट। उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत डिटेल अपने को जाननी है तो वो भी कवर करेंगे। और ये जो वीडियो है या ये क्वेश्चन जो है आपके जेल प्रहरी, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट के लिए और अपना एमपी कांस्टेबल, इसके लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी साइंस बहुत अच्छा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो लोगों तक शेयर भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।